नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सच में हमारे आसपास होने वाली हर छोटी बड़ी चीज का आधार है। न्यूटन के गति के नियम। सुनने में शायद थोड़ा किताबी लगे हैं ना, लेकिन चिंता मत कीजिए। आज हम इसे एकदम सिंपल हिंदी में स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा आज का एजेंडा एकदम क्लियर है। सबसे पहले हम जानेंगे इन नियमों का दिलचस्प इतिहास, फिर उठाएंगे पहला कदम यानी जड़त्व का नियम। उसके बाद दूसरा कदम संवेग और बल को समझेंगे और आखिर में तीसरा कदम क्रिया और प्रतिक्रिया। हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले नियमों के इतिहास पर नजर डालते हैं, क्योंकि देखिए किसी भी बड़ी खोज को समझने के लिए उसकी जड़ों तक जाना तो बनता है। ये कहानी शुरू होती है 16वीं सदी में। उस समय महान वैज्ञानिक गैलीलियो ने गति के बारे में कुछ शुरुआती विचार रखे थे। सच कहें तो उन्होंने ही वो जमीन तैयार की थी जिस पर आगे चलकर सर आइजैक न्यूटन ने अपनी शानदार इमारत खड़ी की। फिर आया साल 1687 जब न्यूटन ने अपनी मशहूर किताब प्रिंसिपिया पब्लिश की, और बस 1687 के बाद से ही गति के उन 3 नियमों की स्थापना हुई जो आज पूरी दुनिया में विज्ञान का बेस हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने पहले कदम की ओर, जो है जड़त्व का नियम। अब हमें यह देखना है कि जब किसी चीज पर कोई बाहरी बल यानी फोर्स नहीं लगाया जाता तब आखिर होता क्या है। देखिए, जड़त्व जिसे हम इनर्शिया भी कहते हैं, उसका बड़ा ही सीधा सा मतलब है परिवर्तन का प्रतिरोध। मतलब कोई भी चीज जिस अवस्था में है बस उसी में रहना चाहती है। अगर वो रुकी है तो रुकी ही रहना चाहेगी, और अगर चल रही है तो चलती ही रहना चाहेगी। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है, किसी चीज का द्रव्यमान यानी उसका मास ही उसके जड़त्व की असली माप होता है। जाहिर है भारी चीज का जड़त्व ज्यादा होगा और हल्की चीज का कम। और जड़त्व की यही सिंपल सी बात हमें गति के पहले नियम तक ले जाती है। नियम कहता है कोई भी वस्तु अपनी अवस्था नहीं बदलती जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। एकदम साफ है ना? किसी भी चीज को रोकने या चलाने के लिए बाहर से एक धक्का या खिंचाव चाहिए, और उसी को हम बल या फोर्स कहते हैं। अच्छा, इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। कभी इस बात पर गौर किया है कि चलती बस के अचानक रुकने पर हम सब एकदम से आगे की तरफ क्यों झुक जाते हैं? ये एक ऐसा आम अनुभव है जो हम सभी ने कभी न कभी जरूर महसूस किया होगा। तो इसका सीधा सा जवाब जड़त्व में ही छिपा है। होता क्या है कि जब बस रुकती है तो शरीर का निचला हिस्सा तो बस के साथ रुक जाता है, लेकिन ऊपरी हिस्सा जड़त्व के कारण उसी आगे की गति में बने रहना चाहता है। इसके कुछ और बढ़िया उदाहरण भी हैं। जैसे चलती ट्रेन या बस से उतरते समय संतुलन बनाए रखने के लिए थोड़ा आगे की तरफ दौड़ना पड़ता है, या फिर जब हम किसी पेड़ की शाखाओं को जोर से हिलाते हैं तो फल जड़त्व के कारण वहीं स्थिर रहना चाहते हैं और इसी वजह से टूटकर नीचे गिर पड़ते हैं। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे कदम की तरफ, यानी संवेग और बल। पहले नियम ने हमें बताया कि बल के बिना क्या होता है। अब देखते हैं कि जब बल लगता है तो इस पूरी प्रक्रिया को मापा कैसे जाए। इसे थोड़ा और गहराई से समझने के लिए हमें संवेग यानी मोमेंटम को जानना होगा। संवेग असल में किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल होता है। इसे P बराबर mv के रूप में लिखते हैं। ये एक सदिश राशि है, जिसका मतलब है कि गति के साथ साथ इसमें दिशा का होना भी जरूरी है। बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये हमें बताता है कि किसी चलती हुई चीज में गति की मात्रा कितनी है। चलिए एक भारी और हल्की चीज की तुलना करके देखते हैं। मान लीजिए एक तरफ बड़ा सा ट्रक है और दूसरी तरफ एक साइकिल, और दोनों बिल्कुल समान वेग यानी एकदम एक ही स्पीड से चल रहे हैं। अब स्पीड सेम होने के बावजूद भारी चीज यानी ट्रक का संवेग हमेशा ज्यादा ही होगा। क्यों? क्योंकि उसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है। अब इन 3 बिल्कुल आसान स्टेप्स से न्यूटन के दूसरे नियम को डिकोड करते हैं। पहला स्टेप, जब गति बदलती है तो संवेग भी बदलता है। दूसरा स्टेप, ये बदलाव आखिर कितने समय में हुआ, इसे हम संवेग परिवर्तन की दर कहते हैं। और तीसरा स्टेप, न्यूटन कहते हैं कि यही दर वास्तव में बल है। और यहीं से हमें वो बहुत ही फेमस फॉर्मूला मिलता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, यानी F = ma। यहाँ त्वरण का मतलब बस इतना है कि गति के बदलने की रफ्तार क्या है। बल ही वो असली चीज है जो ये सारा बदलाव लेकर आता है। चलिए एक बार फिर इस सिद्धांत को खेल के मैदान में लेकर चलते हैं। क्रिकेट तो हम सब देखते हैं, है ना? तेज आती हुई गेंद का कैच लेते समय एक खिलाड़ी हमेशा अपने हाथ पीछे की ओर क्यों खींचता है?
सच मानिए, ये कोई स्टाइल या महज एक आदत नहीं है। इसके पीछे पूरा का पूरा भौतिक विज्ञान काम कर रहा है। इसका एकदम सटीक उत्तर इसी दूसरे नियम में है। जब क्रिकेटर अपने हाथ पीछे खींचता है तो वो असल में गेंद के रुकने का समय बढ़ा रहा होता है। समय बढ़ने से संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है और हाथों पर लगने वाला बल घट जाता है, जिससे चोट लगने से बचाव हो जाता है। बिल्कुल इसी लॉजिक पर गाड़ियों में झटकों से बचने के लिए स्प्रिंग या शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं। वो भी झटके लगने का टाइम बढ़ाकर बल का असर कम कर देते हैं। और हाँ, इसी वजह से एक भारी गेंद के मुकाबले हल्की गेंद को कैच करना भी काफी आसान लगता है। अब आ गए हैं हम अपने चौथे भाग और तीसरे यानी अंतिम कदम पर, क्रिया और प्रतिक्रिया। ये नियम हमें बताता है कि जब दो अलग अलग चीजें आपस में टकराती हैं या एक दूसरे पर बल लगाती हैं तो उस दौरान वास्तव में क्या होता है। तो गति का तीसरा नियम कहता है, प्रत्येक क्रिया की हमेशा बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये लाइन सुनने में जितनी सिंपल लगती है ना, इसका अर्थ उतना ही गहरा है। यहाँ सबसे जरूरी और ध्यान देने वाली बात यह है कि क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा दो अलग अलग वस्तुओं पर काम करते हैं। वो कभी भी एक ही वस्तु पर एक साथ काम नहीं करते। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में एकदम फिट करने के लिए जरा सोचिए, बंदूक चलाने पर पीछे की ओर वो जोरदार झटका क्यों लगता है? क्रिया और प्रतिक्रिया को विजुलाइज करने के लिए इससे बढ़िया और सटीक सवाल शायद ही कोई हो। देखिए, जब गोली बंदूक से तेजी से आगे निकलती है तो वो हो गई क्रिया, लेकिन ठीक उसी पल गोली भी पीछे की तरफ बंदूक पर उतना ही बल लगाती है जिसे हम प्रतिक्रिया कहते हैं। और बस इसी वजह से वो तगड़ा झटका महसूस होता है। आसमान को चीरते हुए जो रॉकेट ऊपर जाता है ना, वो भी बिल्कुल इसी पर आधारित है। रॉकेट से निकलने वाली गैसें जोर से नीचे की ओर बल लगाती हैं और प्रतिक्रिया के रूप में रॉकेट तेजी से ऊपर जाता है। यहाँ तक कि नाव चलाने के लिए चप्पू से पानी को पीछे धकेलना या जमीन पर अपने खुद के भार का अनुभव करना भी इसी क्रिया प्रतिक्रिया का ही एक हिस्सा है। अब अंत में सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ते हैं। क्या ब्रह्मांड की हर छोटी बड़ी गतिविधि, हमारी रोजमर्रा की साधारण सी जिंदगी से लेकर विशाल अंतरिक्ष में ग्रहों की परिक्रमा तक, सब कुछ इन्हीं 3 सरल नियमों से बंधा है? आज के इस विश्लेषण में हमने देखा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप इन नियमों ने प्रकृति के इतने बड़े रहस्यों को हमारे सामने खोलकर रख दिया है। ये सोचना ही अपने आप में सचमुच हैरान कर देने वाला है। उम्मीद है न्यूटन के नियमों की ये एकदम सरल व्याख्या काफी ज्ञानवर्धक रही होगी। इस मजेदार सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।